महाभारत ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, है ना? ये तो रिश्तों, राजनीति और धर्म का एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड जाल है जिसके धागे आज भी हमारी दुनिया से जुड़े हुए हैं। और आज हम इस महाकाव्य के एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाले हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे साम्राज्य को राख में बदल सकती है। तो ये जो महाकाव्य है ना, ये बिल्कुल भावनाओं की एक उफनती हुई नदी जैसा है। और आज हम बिल्कुल उस मोड़ पर खड़े हैं जहां ये नदी एक बहुत ही खतरनाक दिशा लेने वाली है, क्योंकि पांडवों की वापसी की जो खबर है वो हस्तिनापुर के शांत पानी में एक जबरदस्त तूफान लाने वाली है। तो सोचिए, हस्तिनापुर की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। मतलब जिन राजकुमारों को सब मरावा मान चुके थे वो अचानक से वापस आ गए हैं, जिंदा। और जाहिर है उनकी इस वापसी ने सत्ता पर बैठे लोगों की रातों की नींद हराम कर दी है। अच्छा, तो ये संकट की जो पहली लहर है वो सीधे शाही दरबार से टकराई है, और सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे विस्फोटक प्रतिक्रिया आई है राजकुमार दुर्योधन की तरफ से। और यहीं पर ना दो पीढ़ियों और दो अलग-अलग रणनीतियों का टकराव बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है दुर्योधन का उबलता हुआ खून और दूसरी तरफ है धृतराष्ट्र के ठंडे नपे तुले राजनीतिक दांव। मतलब बेटे के लिए ये एक अपमान की बात है और पिता के लिए बस एक और पॉलिटिकल मूव। दुर्योधन के लिए ये कोई मामूली राजनीतिक खेल नहीं है। नहीं, ये उसके वजूद की लड़ाई है। उसके एम्बिशंस इतनी ज्यादा हैं कि वो सत्ता के लिए अपनी जान तक दे सकता है। ये बिल्कुल सब कुछ या कुछ नहीं वाला मामला है। और अब देखिए सत्ता का असली खेल। दुर्योधन के इस भयंकर गुस्से के जवाब में धृतराष्ट्र की एकदम ठंडी नपी तुली सलाह आती है। वो उसे सिखा रहे हैं कि देखो बेटा, राजनीति भावनाओं से नहीं जीती जाती, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को छिपाकर और सही समय पर सही दांव चलकर जीती जाती। कहते हैं ना, जब साजिशें नाकाम होती हैं तो सबसे पहले वफादारी पर शक होता है, और बिल्कुल यही हो रहा है। दुर्योधन के अपने ही खेमे में अब शक के बीज बोए जा चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पांडव उस आग से बचे कैसे? क्या उनके बीच कोई गद्दार है? तो अब जब स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका है, दोनों खेमे अपनी अपनी रणनीतियों के साथ तैयार हैं। और ये सिर्फ दो परिवारों का टकराव नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का टकराव है। यहाँ दोनों गुटों के बीच का जो फर्क है वो जमीन आसमान का है। देखिए, एक तरफ है कौरव, उनकी ताकत, साजिश और बल, और उनके सलाहकार कौन? शकुनी। वहीं दूसरी तरफ है पांडव, जो कृष्ण के गाइडेंस में चल रहे हैं और उनका भरोसा है धैर्य और मॉरल स्ट्रेंथ पर। तो ये सिर्फ सिंहासन की लड़ाई नहीं है, ये तो धर्म और अधर्म के बीच होने वाले उस बड़े युद्ध की नींव रखी जा रही है। ये देखिए, ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये कृष्ण की डिप्लोमेसी का निचोड़ है। वो साफ साफ कह रहे हैं, सच हमारे साथ है तो हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। धैर्य रखो, दुश्मन को ही पहला हमला करने दो। ये एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है अपनी नैतिक बढ़त बनाए रखने की, जो आगे चलकर युद्ध के मैदान में एक बहुत बड़ा हथियार साबित होगी। अब इन दो विरोधी खेमों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रहा है एक बहुत ही अहम किरदार, प्रधानमंत्री विदुर। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। उनकी अपनी वफादारी कि वो किसके साथ हैं, ये भी अपने आप में एक पहेली है, और इसी वजह से ये मिशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो जब विदुर पांचाल पहुंचते हैं, पांडवों के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। क्या ये हस्तिनापुर से आया एक असली शांति प्रस्ताव है, या फिर ये एक और जानलेवा जाल है? क्योंकि जो पुराने जख्म हैं वो अभी भरे नहीं हैं, वो अभी भी ताज़ा हैं। और कुंती का शक करना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। सोचिए, वो अपने बेटों को वापस उसी हस्तिनापुर की साजिशों में कैसे भेज दें जहां उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश हुई थी। यहाँ पर एक माँ का डर और एक रानी की मजबूरी दोनों एक साथ दिखाई देती हैं। विदुर बहुत समझदार हैं। वो जानते हैं कि यहाँ कोई भी पॉलिटिकल दलील काम नहीं आएगी, इसलिए वो अपना सबसे बड़ा दाव खेलते हैं, अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी का। ये राजनीति से हटकर विश्वास की एक सीधी सी अपील है कि अगर आप मुझ पर भरोसा करती हैं तो चलिए। और यहाँ विदुर की डिप्लोमेसी देखने लायक है, मतलब अपने पीक पर है। देखिए वो क्या करते हैं। पहले वो राजा द्रुपद और उनके राज्य की तारीफ करते हैं, फिर वो इस शादी को दोनों राज्यों को जोड़ने वाला बताते हैं, और फिर वो द्रौपदी को हस्तिनापुर की बहू कहकर घर लौटने का न्योता देते हैं।
अब इस निमंत्रण को भरी सभा में राजा द्रुपद मना कर ही नहीं सकते थे। क्या शानदार पॉलिटिकल मूव था। तो आखिरकार वो घड़ी आ ही गई, पांडवों की वापसी। ये एक ऐसा पल है जिसमें एक नई शुरुआत की खुशी तो है, लेकिन साथ ही एक अनजाने भविष्य का डर भी है, क्योंकि अब वो अपनी नई दुल्हन द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर की तरफ निकल पड़े हैं। लेकिन ये सिर्फ एक विदाई नहीं है, ये एक पावर प्ले है, शक्ति का प्रदर्शन। हजारों हाथी, रथ, बेशकीमती तोहफे, ये सब भेजकर राजा द्रुपद हस्तिनापुर को एक साफ संदेश दे रहे हैं। संदेश ये है कि पांडव अब अकेले नहीं हैं, उनके पीछे पांचाल जैसे एक ताकतवर राज्य की पूरी शक्ति खड़ी। और इन सारे पॉलिटिकल दांव-पेच के बीच एक पिता का दिल भी तो है। उनकी भावनाएं इस विदाई गीत में गूंज रही हैं। एक बेटी जो अब जैसे पंख लगाकर अपने नए घर को उड़ चली है। ये पल हमें इस बड़ी कहानी के इमोशनल साइड की याद दिलाता है। तो पांडव घर तो लौट रहे हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि अब उनका घर ही उनके लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन चुका है। ये कोई हैप्पी रियूनियन नहीं है, ये तो सीधे दुश्मन के गढ़ में एक बहुत ही साहसी और खतरनाक कदम है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये वापसी शांति की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है, या फिर ये सिर्फ अगले और शायद सबसे बड़े युद्ध के मैदान को चुनना है। इस महाकाव्य की पूरी दिशा अब इसी एक सवाल के जवाब पर टिकी है।